मेहनती किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम सच के साथ और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। सच के साथ में एक ऐसी पहल के बारे में आज बात करेंगे जैसे सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम पहलों के जरिए किसानों को सशक्त आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का जो प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। और अगर मैं कहूं कि उन प्रयासों के जरिए एक प्रयास ऐसा है जिसके जरिए किसान भाई न केवल अब अनाज बेच सकेंगे बल्कि हवा बेचकर पैसे कमा पाएंगे। जी हाँ, ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन अब ये सच होने वाला है और इसके पीछे का सच क्या है इसको भी सच के साथ कार्यक्रम में आज समझने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आज हम बात करेंगे कार्बन क्रेडिट के बारे में। कार्बन क्रेडिट क्या है, कैसे किसान भाई इससे अच्छी आमदनी कर सकेंगे और ये हवा को बेचने का व्यापार कैसे सरकार चलाएगी, सरकार द्वारा इसमें क्या किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी, किसान कैसे भागीदारी ले सकते हैं इसमें, इन तमाम चीज़ों को हम समझने का प्रयास सच के साथ के इस कार्यक्रम में करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह कार्बन क्रेडिट से जुड़ी इस पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, उसके बाद समझेंगे तमाम पहलुओं को कि कैसे किसान भाई कार्बन क्रेडिट के जरिए अच्छी और अतिरिक्त आमदनी ले सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए देखते हैं एक रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। कार्बन क्रेडिट और कार्बन ट्रेडिंग योजना भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। हाल के बजट में ये संकेत दिया गया है कि कार्बन क्रेडिट को विकास की प्रक्रिया का अहम हिस्सा बनाया जाएगा। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के तहत कंपनियों के लिए ग्रीन हाउस और उत्सर्जन की एक सीमा तय की जाती है। जो कंपनी तय सीमा से कम प्रदूषण करती है उसे कार्बन क्रेडिट मिलता है। इन क्रेडिट को बाजार में बेचा जा सकता है। इससे उद्योगों को प्रदूषण कम करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। बजट में कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज यानी CCUS तकनीक को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। इसके लिए अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। इस योजना के तहत बिजली, इस्पात, सीमेंट, रिफाइनरी और रसायन जैसे 5 प्रमुख प्रदूषण प्रधान क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। ये क्षेत्र देश के कुल कार्बन उत्सर्जन में बड़ी भूमिका निभाते हैं। सरकार का उद्देश्य इन तकनीकों को बड़े स्तर पर लागू करना है ताकि उद्योग कम कार्बन वाली तकनीक अपनाएं और उत्सर्जन घटाएं। साथ ही ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के जरिए कृषि क्षेत्र और किसानों को भी कार्बन बाजार से जोड़ने की पहल की जा रही है। किसान पेड़ लगाकर, प्राकृतिक खेती अपनाकर और मिट्टी की सेहत सुधार कर कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं। इस तरह कार्बन क्रेडिट न केवल पर्यावरण संरक्षण का माध्यम बन रहा है बल्कि उद्योग और कृषि दोनों क्षेत्रों के लिए विकास और अतिरिक्त आय का नया अवसर भी तैयार कर रहा है। तो कार्बन क्रेडिट के जरिए कैसे किसानों की आमदनी बढ़ेगी इसको हम समझेंगे, विस्तृत जानकारी लेंगे और महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा भी करेंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले बिना देर किए हुए स्वागत करते हैं डॉक्टर महराज अजीत शेख जी का। आपका स्वागत है सर। आप डिप्टी कमिश्नर हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर से। नमस्कार किसान भाई जी। और हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं विमलेंद्र कुमार झा हैं, आप एनवायरमेंटलिस्ट हैं। आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम सच के साथ में। हमारे साथ तीसरे खास मेहमान हैं ललित कुमार त्यागी, आप डायरेक्टर हैं, एक FPO चलाते हैं। बहुत स्वागत है आपका। अविनाश चंद्र जी हैं, जर्नलिस्ट हैं और आपने कई मुद्दों पर इनको अपनी बात रखते हुए कार्यक्रम में पहले भी देखा होगा। आपका भी स्वागत है अविनाश जी। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर महराज जी आपसे हम करते हैं। अगर हम बात करें कार्बन क्रेडिट, ये क्या नई पहल है, कैसे किसान इससे अतिरिक्त आमदनी ले पाएंगे? अगर आसान भाषा में समझने का प्रयास किया जाए तो कार्बन क्रेडिट की परिभाषा को पहले समझाइए। धन्यवाद। मेरा सबसे पहले प्रणाम किसान भाइयों के भारत के। कृषि मंत्रालय जो है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, इस बात पर मेहनत कर रहा है कि किसानों को अतिरिक्त आय मिले। जैसे सर ने पूछा है कि कार्बन क्रेडिट सिंपल भाषा में समझाइए। सिंपल भाषा में यही समझना है कि 1000 किलोग्राम कार्बन हम जब कैप्चर करते हैं अलग अलग माध्यम से तो उसको कहते हैं एक कार्बन क्रेडिट। तो सिंपल फार्मूला यही है कि 1000 किलोग्राम ऑफ कार्बन भले आप ज़मीन में डालिए
या फिर भले क्रॉप में कैप्चर कर लिए, या फिर भले आप बायोचार बनाइए या एग्रोफॉरेस्ट्री के प्लांट बनाइए, जो भी माध्यम से हो, लेकिन आपने एनवायरनमेंट में से 1000 किलोग्राम कार्बन निकाला तो आपने 1 कार्बन क्रेडिट लिया। इसी तरह आप 2, 10, 100, 200 कार्बन क्रेडिट इसको कहते हैं। आप जो किसान हैं, हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम भारत को 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनाएंगे, ज़ीरो कार्बन वाला बनाएंगे। इसका मतलब ये होता है सिंपली, जितना हम कार्बन उत्सर्जन करेंगे उतना ही कार्बन हम सिक्वेस्टेड करेंगे। उल्टा ये भी कह सकते हैं हम जाके कि उससे ज़्यादा हम सिक्वेस्टेड करेंगे जितना उत्सर्जन कर सक रहे, भले इंडस्ट्री के माध्यम से या कोई और माध्यम से। तो इसी को ही कहते हैं कि कार्बन क्रेडिट जीरो न्यूट्रल। तो अतिरिक्त आय का मतलब ये होता है कि जो किसान से खेती कर रहा है, बुआई कर रहा है, जो उत्पाद ले रहा है कोई भी क्रॉप का, तो उस उत्पाद के साथ साथ आप सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करते हैं, शाश्वत खेती करते हैं, तो आपको कार्बन क्रेडिट मेजरमेंट का एक तरीका है, उस तरीके में आप बैठते हैं तो आपको कार्बन क्रेडिट के माध्यम से अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है। जी, तो कार्बन क्रेडिट को समझने का प्रयास हमने डॉक्टर साहब से किया है। विमलेश जी, आपका रुख करते हैं और आपसे समझने का प्रयास करें। पहले तो ये बताइए कि अगर कार्बन उत्सर्जन होता है तो हमारे पर्यावरण को क्या नुकसान होता है, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 2070 तक एक लक्ष्य रखा गया है कि हम 0% कार्बन एमिशन को लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, तो क्या सिर्फ किसानों की जिम्मेदारी बनती है कि 0% एमिशन को लाभ इसका लक्ष्य को हासिल करने में सिर्फ किसानों की भूमिका रहेगी, या देश के बाकी सेक्टर्स भी इसमें योगदान देंगे? देखिए, अगर आप कार्बन एमिशंस के बारे में बात करें तो मुख्य तौर से ये किसानों की जिम्मेदारी नहीं है, इन द सेंस किसान भुक्तभोगी भले ही हैं क्लाइमेट चेंज के लार्जली, वो असल में इसके प्रोपोनेंट नहीं है। तो एमिशन जो है लार्जली इंडस्ट्री के द्वारा होता है या फिर अर्बन पॉपुलेशन के द्वारा होता है, लार्जली अगर आप कार्बन एमिशंस के बारे में बात करें, और उसका इम्पैक्ट जो है ओवरऑल हमारे क्लाइमेट पे पड़ता है, और उसका खास असर जो है वो किसानों के ऊपर पड़ता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक बेसमय बारिश या तूफान या फिर टेम्परेचर में जो चेंज होता है, हमें तो लगता है कि मौसम में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, हमें शायद हाफ स्वेटर के बदले फुल स्वेटर पहनना चाहिए, लेकिन उसका असर जो है हमारे, क्योंकि भारत एक अभी भी 50% लगभग लोग जो है, जनता जो है वो कृषि पे आधारित है और कृषि प्रधान देश हम मानते हैं। तो किसी भी तरह का जलवायु परिवर्तन जिसका इंपैक्ट हमारे ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेनफॉल, बाकी चीजों पे पड़ता है, तो इसलिए कार्बन एमिशन का एक बहुत ही ज्यादा योगदान कृषि के ऊपर है। जब हम बोलते हैं कि कार्बन एमिशंस कम होने चाहिए, लार्जली सरकार का कहना यह है कि इसको इंसेंटिवाइज करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सिर्फ पनिशमेंट के थ्रू हम एक कार्बन न्यूट्रल समाज की संरचना नहीं कर सकते हैं। तो जब हम कहते हैं कि हम नेट न्यूट्रलिटी पे जाएंगे, और हम ये कहते हैं कि हम लार्जली कार्बन क्रेडिट, एक इंडस्ट्री की जिम्मेदारी है कि अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कैसे मिनिमाइज करें, और उसमें अगर योगदान जो है, अगर किसी ने मान लीजिए कि बांस की खेती की है या फिर बाकी सॉइल रीजनरेशन करा है या बाकी कार्बन रिलेटेड इंटरवेंशंस किए हैं, तो वो जो पॉइंट्स, जो अंक है, उसको आप अर्जित कर सकते हैं, जिसका एक मॉनिटरी वैल्यू जो है, सरकार ने कहा है कि सिर्फ ये एक नेकी की बात नहीं है, बल्कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है भी है, जिसका इंसेंटिव एक इंडस्ट्री के ऊपर भी है ताकि वो अपने कार्बन एमिशंस को कम करे, और एक फार्मर के ऊपर भी है कि आप अगर ज्यादा से ज्यादा इस इन अर्थ फ्रेंडली या एनवायरमेंट फ्रेंडली या कार्बन फ्रेंडली चीजें करेंगे, तो शायद इसका आपको भौतिक जो है वो भी इसका रिटर्न है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन लार्जली। लेकिन झाजी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि अगर हम ये कार्बन क्रेडिट की तरफ किसानों को हम आगे बढ़ाते हैं और किसान उसमें काम भी करते हैं, तो पर्यावरण को संरक्षण करने में कितना मददगार कदम साबित होगा? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस हम ईरा में रह रहे हैं, क्लाइमेट चेंज एक एकेडमिक, एक आध्यात्म का विषय नहीं है। अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते आप और हम हीटर चला के रह रहे थे, और आज मैं मेट्रो में आया था तो लोग मेट्रो में एसी चल रहा था। एक हफ्ते के अंदर हमने देखा है कि कैसे मिनिमम टेम्परेचर जो इतना कम था, और सडनली जो है हम हीटर से हम कूलर और एसी में कितने जल्दी एक हफ्ते के अंदर परिवर्तित हो गए हैं। तो इसका इंपैक्ट जो है बहुत ज्यादा हमारे सिर्फ दिनचर्या पे, हमारे जीवन शैली पे नहीं, बल्कि हमारे पूरे के पूरे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफस्टाइल, और ऑफ कोर्स फूड ग्रोइंग जो कहते हैं, जो खाना उगाने का, जब हम कहते हैं कि बेसमय ओला बरसता है, तो हमें तो वो सिर्फ ओला दिखता है, लेकिन आप किसान से देखें तो हमारे ओवरऑल देश के लिए हमारा फूड सिक्योरिटी इंपैक्ट होता है, और साथ ही साथ जीविका
जो है किसान, क्योंकि भारत में बहुत सारे जो किसान हैं, अधिकतम किसान जो है वो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स वाले किसान हैं और उनकी वल्नरेबिलिटी जो है क्लाइमेट चेंज से बहुत ज्यादा है। तो इस तरह के प्रयास जब हम ओवरऑल देश का कार्बन एमिशन कम करेंगे या लिमिट करेंगे और एक रिजीम बनाएंगे जिसमें कि हम एक इक्विटेबल समाज बना पाए, जिसमें किसान भी भागीदारी दे। किसान जिम्मेदार नहीं है क्लाइमेट चेंज के लिए, किसान भुक्तभोगी है क्लाइमेट चेंज का लार्जली, लेकिन इसमें कंट्रीब्यूट करके मे बी दे विल बी एबल टू अर्न सम रेवेन्यू। जी, तो एक अवसर है किसानों के लिए, अगर ये कह सकते हैं हम इस कार्बन क्रेडिट के तहत। रुक करते हैं आपका हम ललित कुमार त्यागी जी, आप एक एफपीओ के डायरेक्टर हैं। अगर एफपीओ की भूमिका को देखें हम, खेती के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में अलाइड सेक्टर्स हैं, एफपीओ ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है कृषि को डेवलप करने के लिए। हाल ही में हमने देखा कि लगभग 10,000 एफपीओ भारत में रजिस्टर्ड हुए। एफपीओ से जुड़े हुए जो किसान हैं और एफपीओ के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो कार्बन क्रेडिट आपको कैसा लगता है, किसानों को इससे क्या लाभ हो सकता है एफपीओ के नज़रिए से देखा जाए तो? नमस्कार किसान भाइयों, और धन्यवाद। आपने जो बात कही कार्बन क्रेडिट की, आज की ये बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज में, जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जो भुक्तभोगी है वो किसान है। जैसा भी बताया कि पिछले हफ्ते ही टेम्परेचर इतना बढ़ा है, तो जो रबी की क्रॉप है हमारी, गेहूँ है, जौ है और चना है, तो वो प्रभावित हो रही हैं। और उत्सर्जन में हम देखते हैं कि जो हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं या व्हीकुलर पोल्यूशन के कारण जो हमारा कार्बन एमिशन निकलता है, उसमें जो उसको ख़राब करने के लिए तो हमारे इंडस्ट्री या व्हीकुलर पोल्यूशन है, लेकिन भुक्तभोगी हमारा किसान है। लेकिन हमें इस समस्या को मिलकर हल करना होगा कि जिस तरह हम देखते हैं प्राकृतिक खेती, सरकार का एक मिशन चल रहा है प्राकृतिक खेती मिशन, उसमें हम जो रसायनों के प्रयोग को कम करें और जो जैविक तरीके हैं, आच्छादन है, हमारा मल्चिंग है और हमारा जो लेग्यूम क्रॉप्स हैं, उसका हम प्रयोग करेंगे तो जो हम यूरिया खपत कम कर पाएंगे और हम कार्बन जो इमिशन होता है, जो CO2 मीथेन निकलती हैं, उसे हम कम कर सकते हैं। किसान की भागीदारी इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि उसका भुक्तभोगी किसान होता है और उसकी आर्थिक स्थिति उससे प्रभावित होती है। तो हम सबको मिलकर इस पर काम करना होगा। और सरकार यदि हमें पेड़ लगाने के लिए और मल्चिंग के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए पैसा भी मिलता है कार्बन क्रेडिट के रूप में, तो किसान की आमदनी भी बढ़ेगी और वो अपने एनवायरनमेंट को हम साफ भी कर पाएंगे और देश की तरक्की में भागीदारी होगा कि हम अपना अच्छा उत्पादन भी करेंगे और किसान की आमदनी भी बढ़ेगी। जी, बहुत महत्वपूर्ण पहलू आपने साझा किया। अविनाश जी, आपका रुख करते हैं। जब देश में प्रदूषण होता है तो जिम्मा किसान पे आ जाता है, और यहाँ पर भी आपने सुना कि कई बार जिक्र हुआ किसान ही भुक्तभोगी है, किसान ही भुक्तभोगी है और किसान ही प्रदूषण का कारण है। तो ये तो दो नाव में हम सवारी कर रहे हैं। आपके नज़रिए से अगर हम देखा जाए, कोई भी चीज़ होती है तो किसानों पर डाल दी जाती है और किसानों से ही पहल की अपेक्षा की जा रही है कि किसान ही इसमें पहल करें, क्योंकि आपने भी सुना कई बार जिक्र किया गया कि इंडस्ट्रीज़ है, व्हीकल्स है, उसके ज़रिए भी पॉल्यूशन हो रहा है। हालांकि किसानों को उसमें बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए, लेकिन आपके दृष्टिकोण से ये क्रेडिट, जो कार्बन क्रेडिट की हम बात कर रहे हैं, ये किसानों को कब तक समझ आ सकती है? क्योंकि कोई भी नई तकनीक या कोई नई जानकारी जब हम पहुँचाते हैं तो उसमें समय लगता है, और अगर हम कार्बन क्रेडिट के लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो लगभग पूरे हिंदुस्तान के कृषि क्षेत्र को अगर देखा जाए कितना समय लग सकता है? पुलकित जी, आपका प्रश्न है वो काफ़ी मौजू है और इसका जवाब मैं बहुत आसान तरीके से देने की कोशिश करूँगा। देखिए, अभी तक क्या है, जब प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखनी होती है तो दो तरीके का दृष्टिकोण आमतौर पर अपनाया जाता है। एक तो होता है कमांड एंड कंट्रोल वाला, जो आमतौर पे होता है, जिसे गन एंड गार्ड्स अप्रोच भी कहते हैं, कि भाई एक पुलिस डंडा लेके खड़ा है और आपको वो डिक्टेट कर रहा है कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, इस टाइप का। और एक होता है जिसे हम टेराकोटा अप्रोच कहते हैं या प्रॉपर्टी राइट वाला अप्रोच कहते हैं, जिसमें आपको इंसेंटिव दिया जाता है। तो इस बार जो बजट 2026 आया है, इसमें सरकार ने दंडात्मक जो दृष्टिकोण है उसकी बजाय प्रोत्साहन वाले दृष्टिकोण को अपनाने की पहल करने की कोशिश की है। इसमें होगा ये कि अगर आप जैसे किसान भाई हैं और किसान भाई अपने जो खेत हैं, खेत के मेड़ों के आसपास या उनके पास और कोई भी ज़मीन अगर पड़ी है, वहाँ पे पेड़ लगाते हैं, अपने खेतों में जो रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है उनमें कमी लेके आते हैं, पानी का प्रयोग न्यूनतम करते हैं, बहुत सारे तकनीकी है। लेकिन इससे पहले तो उन्हें प्रोत्साहन नहीं था। अभी जैसे मान लीजिए कि किसान रात में अगर कोई पंप से अगर सिंचाई कर रहा है, रात में उसने ऑन कर दिया
सरकार की तरफ से वो सब्सिडाइज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जाके सो गया, वो रात भर पानी उसके खेतों में जा रहा है जिसकी उतनी पानी की ज़रूरत है भी नहीं। लेकिन क्योंकि उसे प्रोत्साहन नहीं है कि वो क्यों ही उठ के जाए और बंद करे। लेकिन अगर उसे ये कह दिया जाए कि अगर आप इतना पानी बचा लेंगे तो आपको बदले में हम एक्स्ट्रा पैसा देंगे जी, तो ये जो दृष्टिकोण है जो इस बार बजट के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है वो यही है कि अगर आप जो कर रहे हैं उसके अलावा कुछ और कदम उठाते हैं और पर्यावरण को संरक्षित करने में अगर आप योगदान दे सकते हैं तो हम आपको इंसेंटिवाइज करेंगे जी। उदाहरण के लिए जैसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, रिफाइनरी है, सीमेंट है, और रासायनिक उत्पाद उत्पन्न करने वाले जो फैक्ट्रीज हैं, एयरलाइंस हैं। अब मान लीजिए ज़मीन पे कार्य करने वाले जो सेक्टर हैं वो तो कहीं पेड़ लगा लिया और उन्होंने कुछ और तकनीकी निकाल ली, जैसे अभी कार्बन सोखने की बात चल रही है कि धुएं से कार्बन को सोख के और ज़मीन के अंदर उनको संरक्षित करने या उसको कुछ और प्रोडक्ट बनाने की बात चल रही है जिसे CCUS टेक्निक बोलते हैं। लेकिन एयरलाइंस, अब एयरलाइंस क्या करेंगी? वो पेड़ लगा नहीं सकती हैं अपने, वो कहाँ पे पेड़ लगाएंगे? वो प्लेन के छत पे पेड़ नहीं लगाएंगे। हाँ, हो सकता है कि किसी और ज़मीन को किराए पे लेके या कहीं और जिनको फंड करके वो वहाँ पेड़ लगाने में मदद करें। अब अगर किसान पेड़ लगाता है और जैसे मैंने बताया कि और भी बहुत सारे तरीके हैं, यूरिया, रासायनिक चीज़ों का उपयोग अगर कम करता है और बदले में वो क्रेडिट कमाता है, तो ये क्रेडिट ट्रेडेबल क्रेडिट है, ट्रेडेबल कार्बन क्रेडिट है। इसको ये एयरलाइंस को या फिर और बहुत सारी कंपनीज़ हैं, देश में AI को बढ़ावा देने का बहुत काम चल रहा है, उनके सेंटर स्थापित करने की बात चल रही है और वहाँ से बहुत सारा ये कार्बन उत्सर्जन होता है। तो वो ऐसी कंपनीज़ उन किसानों से उनका क्रेडिट खरीद पाएंगी और इससे किसानों को हर महीने 15,000 से 50,000, अभी बात की जा रही है, लगभग अतिरिक्त कमाई का मौका उपलब्ध हो सकेगा। तो मुझे लगता है कि ये अप्रोच जो है, और ये दुनिया भर में काफ़ी कारगर हुआ है। हम देखें कि 80s में हम जब छोटे थे तो हमें अक्सर पता लगता था कि अमेरिका, कनाडा और आसपास के क्षेत्रों में तेजाबी बारिश हो रही है। हम बड़ा पढ़ा करते थे कि तेजाबी बारिश हो रही है, सारी चीज़ें नष्ट हो रही हैं और औद्योगिकीकरण के ये दुष्प्रभाव हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने यही ट्रेडेबल कार्बन क्रेडिट वाला अप्रोच अपनाया और आज देखिए दुनिया के सबसे जो स्वच्छ देश हैं उनमें US है। इसी तरीके से 1950s के आसपास लंदन की जो आज दुनिया की सबसे स्वच्छ नदी है, थेम्स नदी, वो उसे मृत घोषित कर दिया गया था। वो वहाँ से इतनी बदबू और इस तरीके का होता था कि हर साल वहाँ पे लोग लिटरली मरते थे, उनकी अपनी जान गंवानी पड़ती थी। और जो नदी के किनारे जो उनका ब्रिटेन का कांग्रेस है उसे बंद करना पड़ता था। लेकिन आज दुनिया की सबसे स्वच्छ नदी है, वो कैसे हुई? तो ये इसी तरीके से ये जो ट्रेडेबल जो प्रोत्साहित करने वाला जो अप्रोच था उसके चलते हुए, तो आई एम श्योर कि भारत में भी ये कारगर साबित होगा। और ठीक बात है, किसान प्रदूषण नहीं कर रहा है, लेकिन प्रदूषण को कम करने में एक बहुत बड़ा अपना एक भूमिका खासकर तब जब प्रदूषण कम करने के लिए उसको पैसे भी मिल रहे हैं, तो बढ़ चढ़कर किसान इसमें हिस्सा भी लेगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इसका विश्लेषण किया। डॉक्टर मेहराज जी, आपका रुख करते हैं, किन फसलों को लगाकर किसान भाई जो एक कार्बन क्रेडिट को कम कर सकते हैं? अगर, और दूसरा सवाल मेरा ये भी है, क्या अभी तक इसका कहीं ट्रायल किया गया, कोई पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किसी स्टेट के अंदर या किसी ज़मीन के अंदर किसी फसल को लेकर कोई टेस्टिंग की गई है जिसका उदाहरण आप देना चाहें हमारे किसानों को? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे देश में कि किसानों पे ही मारा जा रहा है कि आप जो है सब पोल्यूशन कर रहे हैं या पूरी जिम्मेदारी आपकी ही कार्बन क्रेडिट की, ऐसा कुछ भी नहीं है और ये बात बिल्कुल भी गलत है। दूसरी बात, किसान ऐसा भी कुछ नहीं कर रहा है कि मतलब विदाउट अवेयरनेस कुछ भी कर रहा है, जैसे कि पानी छोड़ देना, ऐसा भी कोई किसान नहीं करता है देश में। रही बात इस बात की, मैं आपको क्लियर करता हूँ कुछ परसेंटेज में कि हमारा जो भारत का जो GDP है उसमें 25 से 27% कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा एग्रीकल्चर से होता है। लेकिन जब हम पोल्यूशन की या फिर उत्सर्जन की बात करते हैं, इमिशंस के, ग्रीन हाउस गैसेस के, तो उसमें हमारा 15 से 17% कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो आप देख लीजिए इस पे से कि 85% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है अदर देन एग्रीकल्चर का है।
है। लेकिन इसकी और एक अच्छी बात ये है, सामने हमको दूसरों की भी तारीफ करना चाहिए, जो दूसरी इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज है, सीमेंट इंडस्ट्रीज है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज है, इन्होंने क्या किया है कि मेजरेबल अमाउंट में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया है और इनका मेजरमेंट बहुत ईजी है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने सोलर पैनल लगा दिए जी। सोलर पैनल लगाने के बाद एक सोलर पैनल की वजह से कितना मेगावाट हम बिजली बना सकते हैं ये समझ में आ गया। जितना मेगावाट हमने बिजली बना ली, मतलब उतनी मेगावाट हमने बिजली सेव कर ली ना जी। उसकी एनर्जी जो लग रही थी दूसरे माध्यम से, हाइड्रोक से, उष्मा से, थर्मल से जो एनर्जी बनती थी, उतना कोयला बचा लिया, उतना पानी बचा लिया, तो उतनी एनर्जी बचा ली। तो साफ साफ कैलकुलेशन आ रहा है, स्टील इंडस्ट्री से मेजरमेंट कर सकते कि उसकी फ्लास्क से कितना कार्बन जा रहा है। अब यहाँ पे दिक्कत बहुत बड़ी ये है किसानों में कि किसान जो है, जैसे कि सब लोगों ने कहा है कि हमारे पास हम 2070 तक क्यों गए हैं, माननीय प्रधानमंत्री वहाँ तक जाने की ज़रूरत क्या पड़ी है कि हमारे पास 86% किसान जो है वो मार्जिनल है। बिल्कुल। और उनकी पूरी जो जिंदगी है, उनकी जीवन क्रिया है, वो जो लाइवलीहुड जो उनका है पूरा खेती पे निर्भर है। बिल्कुल। हम किसान को अनस्टेबल नहीं कर सकते, क्योंकि किसान को अनस्टेबल करेंगे तो हम खुद अनस्टेबल हो जाएंगे। तो सरकार जो है तो इस, और दूसरी बात जो है, सरकार कई स्कीम्स दे रही है, जैसे पेड़ लगाने के लिए MIDH है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसमें सारे हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन लगाने के लिए अलग अलग टाइप के सब्सिडीज है और अलग अलग क्रॉप के अलग अलग टाइप से है। तो वो सब फार्मर को मिलते हैं क्योंकि ये नेशनल स्कीम है। उसके बाद हम जाते हैं तो PDMC है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसमें कृषि सिंचाई योजना, माइक्रो इरिगेशन कैसा किया जाए। तो माइक्रो इरिगेशन में सीधा सीधा आपके समझ में आ जाएगा, जो पानी 10 हेक्टेयर के लिए यूज हो रहा था वो पानी 100 हेक्टेयर के लिए यूज होगा, जो पानी 1 हेक्टेयर के लिए यूज हो रहा था वो 10 हेक्टेयर के लिए यूज होगा। इसका मतलब वी आर सेविंग द एनर्जी, जो है 9 हेक्टेयर की एनर्जी भी बचा लिया और 9 हेक्टेयर का वाटर भी बचा लिया, मतलब वाटर कॉस्ट और एनर्जी कॉस्ट दोनों भी बचा लिया। उसके साथ साथ क्रॉप यील्ड में कोई फर्क नहीं आया। उसके साथ साथ और अच्छी बात ये हुई है, जितना ओपन एरिया है जो यूजेबल नहीं है वहाँ पे प्लांट नहीं आते हैं, क्योंकि वहाँ वाटर ड्रॉप होता ही नहीं है। इसका मतलब यही होगा कि वहाँ का जो चीज़ें हैं हमने सेव कर ली, तो वहाँ फर्टिलाइजर इमिशन नहीं हुआ है, NO2 जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो भी इमिशन नहीं हुआ है। तो ये एक PDMC एक RAD है, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, जहाँ पे पानी नहीं होता है, जहाँ सूखा होता है, वाटर कंजर्वेशन और सॉइल कंजर्वेशन के मेजर के लिए पैसा दिया जाता है जी। फिर आपने जो क्वेश्चन किया है अभी कि सरकार क्या कर रही है किसानों को बढ़ावा देने के लिए, या ऐसे कौन सी योजना ला रही है, ये तो मैं बहुत कम योजना बताया हूँ उसको, ऐसे 15 से 20 योजना है। डॉक्टर मेहराज जी, मेरा सवाल ये था कि क्या अभी तक कोई ऐसे पायलट प्रोजेक्ट वही लगाए बता रहा गए सर हैं जी, जिसके तहत कार्बन एमिशन मॉनिटर किया गया हो और किसानों को उसका लाभ मिला हो, या कौन सी फसल को लगाकर किसान भाई ये कर सकते हैं, ये जाना चाहता हूं मैं वही उस पर ही आ रहा था। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी जो भारत में हम 2 चीज़ों में एकदम क्लीन और क्लियर हमारा विजन है। क्या विजन है? एग्रो फॉरेस्ट्री का कोई प्लांटेशन आप करते हैं तो कार्बन क्रेडिट लेने में एक प्रक्रिया होती है जो कि हमको समझनी चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहले सवाल आता है कि गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है। बिल्कुल सही है, कोई भी, मैं भी हूँगा गवर्नमेंट के बाहर तो मैं भी यही पूछूंगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो इसमें एक प्रोसेस रखी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने। क्या प्रोसेस रखी है? पहले आपको रजिस्ट्री करना है, आपको रजिस्टर करना है एक प्लेटफॉर्म पे, और जिसको कार्बन रजिस्ट्री हम बोलते हैं जी। उसके पोर्टल होगा? हाँ, इसका पोर्टल नहीं है जी। एक्चुअल में इसका वो भी बताता हूँ मैं थोड़ा सा। रजिस्ट्री करना है, रजिस्ट्री करने के बाद फिर 3 चीजें आती है, MRV, मॉनिटरिंग, रिव्यू एंड वेरिफिकेशन। तो MRV जो है ये एक लंबी प्रोसेस है, उसका एक टाइम पीरियड होता है। रजिस्ट्रेशन करना है और सबसे बड़ी बात, सब फार्मर को इंटीग्रेट करना है, आपको फार्मर का क्लस्टर बनाना है, इंटीग्रेट करना है, और उसके बाद फिर उसको मॉनिटर करना है। या 3 लोग लगेंगे, एक इंटीग्रेटर लगेगा, ग्रुप ऑफ क्लस्टर ऑफ फार्मर लगेगा, और एक रजिस्टर प्लेटफॉर्म लगेगा। अब भारत में हम आते हैं तो 2 रजिस्ट्री फेमस है भारत में, एक है वेरा, दूसरी है गोल्ड स्टैंडर्ड। ये 2 लोग जो है से इंटरनेशनल लेवल पर भी काम करते हैं और भारत में भी काम करते हैं। तो ये 2 ही प्रमाणित जो है से एजेंसीज है। अब रही बात भारत सरकार की, भारत सरकार में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो CCTS, जो आपका टाइटल है आपके डिस्कशन का आज, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जी, इस पे काम कर रही है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो आने वाले कुछ दिनों में ये भारत सरकार का प्लेटफॉर्म बन सकता है, इनके अपने योगदान से, इनके अपने मतलब मेहनत से ये बनेगा। ये जब बनेगा तभी हम बोलेंगे कि कार्बन क्रेडिट जो है सो वो मिलेगा जी भारत सरकार की तरफ से।
तो इस तरह से हम काम कर रहे हैं वो भारत सरकार उसके ऊपर। अब रही बात जो अभी मिल रहा है, एक तो मैंने आपको एग्रो फॉरेस्ट्री बताया, जैसे कि हमने पॉपुलर लगाया, हमने टीक लगाया, या फिर हमने चंदन लगाया नहीं, चंदन से तो दूसरा ज़्यादा इनकम मिलता है, लेकिन जिसमें बल्क हो तो वो उसका वेट करते हैं हम, तो इतना मास है, इतना ड्राई वेट है, इतना कार्बन सिक्वेस्ट्रेट हुआ, सीधा सीधा कैलकुलेशन है। तो कोई भी, जैसे कि बिल गेट्स फाउंडेशन है, ये आपको पैसे दे देती है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये पैसे दे देती है आपको, वो कार्बन क्रेडिट खरीद लेंगे। फिर आप बायोचार है, जो वेस्ट से आप बायोचार बनाएंगे, बायोचार को भी आप मेजर कर सकते हैं। अब रहा चैलेंजिंग, जो आप बोल रहे हैं कि आप ऐसा कुछ किएगा गवर्नमेंट ने, जैसे समझो अब राइस में एक प्रक्रिया चल रही है कि इसमें पैडी कल्टीवेशन में अल्टरनेट वेट ड्राई मेथड, ये एक चल रहा है, में डायरेक्ट सीडेड राइस DSR चल रहा है, ना कि ट्रांसप्लांट से नहीं करना है बल्कि डायरेक्ट सीडेड राइस करना है। इन प्रक्रिया में हम क्या कर रहे हैं, मिथन रिडक्शन कर रहे हैं, रिमूवल नहीं कर रहे हैं। जब कार्बन क्रेडिट में ऑफसेट होता है, गिनने में आता है, मेजर कर सकते हैं, जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री के प्लांट, जैसे बायोचार, यहाँ कहाँ गिनने में आ रहा है, यहाँ तो रिडक्शन हो रहा है, जो इमिशन हो रहा था वो रिड्यूस हो रहा है, बल्कि गिनने यार। तो ये जो फार्मूलेज है, इसकी मेथोडोलॉजी अभी बनी नहीं है जी। जैसे कि अब हमारे पास एंटरिक इमिशंस है, जो गाय और भैंस है, जो रवंत करते हैं, जुगाली करते हैं, उससे जो मीथेन इमिशंस होता है, इसका मेजरमेंट कितने एनिमल पे कर पाएंगे हम, क्या इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे हम। जैसे कि हम भाई बताया स्टील प्लांट है, सीमेंट इंडस्ट्री है, उनके ऊपर सीधा सीधा फ्लास्क के मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास क्या मेजरमेंट है। ये चैलेंजिंग सिचुएशन है, इसलिए फार्मर के लिए जो है सो थोड़ा वक्त मांगा गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के पास से। तो इस तरह से जो पायलट प्रोजेक्ट है चल ही रहे हैं, लेकिन अभी उनका कोई शाश्वत ऐसे रिजल्ट हम नहीं आए कि हम टीवी पे बोल सके कि ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन जो भारत सरकार है अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही है और पुरजोर तरीके से उसको कामयाब होने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ पर रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन रिजल्ट जरूर आएंगे, और जो लक्ष्य सरकार ने रखा है किसानों के हित के लिए ही रखा गया है, और किसानों को बढ़ चढ़कर इसमें भागीदारी भी निभानी होगी। कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं को आपसे समझेंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम सच के साथ। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे DD किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99, इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत, या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सच के साथ, और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, कैसे किसान भाई अतिरिक्त आमदनी का एक नया जरिया बना सकते हैं। सरकार इसको लेकर प्रतिबद्ध है, लेकिन उसके तमाम पहलुओं को समझना भी बहुत ज़रूरी है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विमेंद्र जी, आपका रुख करते हैं। जैसे अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग सिस्टम की सर ने एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर रखा है, और ऐसे कौन कौन से तरीकों को अपनाकर इस क्षेत्र में हम किसानों को प्रोत्साहित कर सकते हैं? देखिए, कृषि से संबंधित जो सवाल हैं वो हमारे कृषि विशेषज्ञ बताएंगे आपको, लेकिन एक मुद्दा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब हम कार्बन एमिशन, कार्बन क्रेडिट, कार्बन ट्रांजैक्शन, कार्बन ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, तो इसका ये नहीं है कि जो मान लीजिए कि कोई एक प्रदूषण करने वाली
एक संस्था या इंडस्ट्री मान लीजिए कि वो तुलजापुर में है, महाराष्ट्र में कहीं करती है, और उसको हम ऑफसेट जो है हम यहाँ पे मान लीजिए हरियाणा के किसी फार्मर ने बैम्बू प्लांटेशन करके उसको ऑफसेट किया, उस तरह का कार्बन ट्रेडिंग किया। तो भौतिकी दृष्टि से अगर देखें तो हाँ, ऑफ कोर्स एक जैसा कि सर कह रहे थे कि एयरलाइंस इंडस्ट्री जो है उसके पास जमीन नहीं है, तो इसलिए वो कार्बन क्रेडिट खरीदता है, तो वो अपने प्रदूषण को बरकरार रखता है, कमी करता है, लेकिन उसके लिए वो दंड स्वरूप जो है वो मोटिवेट करता है, उस तरह का ट्रेडिंग करता है ताकि किसान जो है अगर वो 100 किलो या 1000 किलो कार्बन जो है एमिट कर रहा है तो उसको कॉम्पनसेट कर रहा है, किसी को मोटिवेट करके या उसके अगेंस्ट कॉम्पनसेट करके। लेकिन ये समझना बहुत आवश्यक है कि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट जो है सबसे ज्यादा है वो लोकल होता है। तो अगर हम कहते हैं कि किसान अगर जल में कॉन्जर्वेशन करता है, पानी की बचाव करता है, या फिर यूरिया का या केमिकल्स का प्रयोग कम करता है, या फिर पेड़ों को ज्यादा लगाता है, या फिर जैविक खेती करता है, तो इसका इंपैक्ट सिर्फ ये नहीं कि आप एक एक्सचेंज पे, कार्बन एक्सचेंज पे या कार्बन क्रेडिट पे आपको भौतिकी रूप से इसका क्या लाभ होता है वो तो दूर है। वो तो हम कहते हैं कि 10 साल में, 20 साल में 15,000 से 50,000 या जो भी फायदा होगा, लेकिन उससे ज्यादा फायदा जो है किसान के अपनी जीवन, उसके लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्योंकि हमारी अगर आप कृषि को समझे, जैसा कि सर ने भी कहा कि लगभग जो है 25% से ज्यादा जीडीपी का डिपेंडेंस जो है हमारा कृषि पे है। और कृषि किस पे डिपेंडेंट है? वो हमारे ग्राउंड वाटर टेबल पे डिपेंडेंट है, हमारे वाटर सॉवरेनिटी के ऊपर, नेचुरल रिसोर्सेज पे है, हमारे जलवायु परिवर्तन के ऊपर है, हमारी हवा के ऊपर है, हमारे टेम्परेचर के ऊपर है, हमारी ह्यूमिडिटी के ऊपर है, हमारे रेनफॉल के ऊपर है। तो ये सारे आयाम का असल में जो दूरगामी जो असल में फायदा है उसको हम सिर्फ भौतिक दृष्टि से ना देखें, बल्कि ये देखें कि अगर पर्यावरण, जैसे मान लीजिए कि अगर प्रदूषण यहां होता है तो प्रदूषण ना होने का फायदा इस कमरे में ज्यादा होगा। तो उसका जो लोकलाइज्ड इंपैक्ट है, सबसे बड़ा फायदा कंजर्वेशन रिलेटेड कार्बन सेविंग का जो होने वाला है, किसान के अपने खेत, अपने जीवन, अपने बच्चों के जीवन पे पड़ने वाला है। क्योंकि अगर आप रसायन का प्रयोग कम करते हैं तो उसका ये नहीं कि आप उससे 2 लाख या 50 लाख रुपए अगले 10 साल में कमा सकते हैं, वो भी एक आयाम हो सकता है। लेकिन आप प्रदूषण और भौतिकी को हम एक लिंक ना करें, उसको थोड़ी समय के लिए अगर डीलिंग करें, तो अगर आप देखें तो पंजाब से एक ट्रेन जाती है जिसको हम बहुत बार कैंसर एक्सप्रेस मानते हैं, क्योंकि इस तरह से केमिकल युक्त खेती हमारे देश में हो रहा है, जिसका सबसे पहला इंपैक्ट जो है वो हमारे किसान के ऊपर पड़ता है। अगर आप कहते हैं कि वाटर टेबल जो है 10 मीटर, 20 मीटर या 50 मीटर जो है हम नीचे चला गया है, तो उसका सबसे पहले इंपैक्ट जो है किसान और कृषि दोनों पे पड़ता है। और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि बेसमय अगर बारिश हो जाता है या फिर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो हम कह रहे हैं, जलवायु परिवर्तन में क्या होता है, तो हम बोलते हैं फ्रीक्वेंट वेदर चेंज, वेदर इवेंट्स जो बोल रहे हैं, क्लाइमेट इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी। तो बारिश उतनी ही हो लेकिन 2 घंटे में हो जाए, जो कि असल में 2 महीने में होनी चाहिए, तो उससे क्या होता है कि सारा का सारा फसल जो है हर जगह का इंपैक्ट होता है। तो लार्जली मैं कहूंगा कि ये जो सारे जो प्रावधान सरकार की सोच की तरफ से आगे बढ़ रहा है, उसका एक भौतिकी भाग तो है, एक फेस है, लेकिन पर्सनल लेवल पे भी इसके आउटपुट और रिजल्ट्स देखने और ये असल में इसको आप अगर आप क्वांटिफाई करें पैसे की दृष्टि से, तो देखें आप एक किसान की 10 साल की जिंदगी, उसके खेत की व्यवस्था, क्योंकि अगर आप देखें जिन किसानों ने अति ज्यादा रासायनिक खेती की है, उनकी पैदावार में इफेक्ट हुआ है। ओवर 10 साल 20 साल के बाद उनकी जमीन जो है, सॉइल जो है, वो पैदा नहीं कर सकती। तो इसको हम सिर्फ ट्रेडिंग के नजर से ना देखें, हम इसको एनवायरमेंटली और अपने हेल्थ की दृष्टि से भी देखें तो बहुत ही आवश्यक है। जी, बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य आपने यहाँ पर साझा किया है। त्यागी जी, आपका रुख करते हैं। जी सर। जैसे कि यहाँ पर पहले भी मैंने पूछा कि ऐसे और कौन कौन से तरीके होंगे जिसको अपनाकर किसान भाई इसमें अपना योगदान दे सकता है, और हम जैसे बार बार जिक्र भी कर रहे हैं कि अतिरिक्त कमाई का जरिया और किन तरीकों को अपनाकर कर सकता है, कौन सी फसल का चुनाव करे खेती के लिए, कौन सी तकनीकों का इस्तेमाल करें, प्राकृतिक खेती की तरफ रुख करें, या कैसे आगे बढ़े? देखिए, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो हमारी क्लाइमेट चेंज के लिए जहरीली गैसें हैं उसमें मीथेन प्रमुख है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। और हमारे यहाँ जैसे बताया कि 85% लघु सीमांत किसान हैं जिनकी खेती आज भी पशुपालन के साथ चलती है। बिल्कुल। और पशु से निकलने वाला गोबर उसके खेतों के लिए अमृत होता है। बिल्कुल। जिससे हमारा यूरिया और फर्टिलाइजर में कमी आती है। तो गोबर का हम एक उपयोग और कर सकते हैं कि जब किसान गोबर खुले में खुला छोड़ता है तो उससे मीथेन निकलती है, क्योंकि जो बायो हमारा ये डिकम्पोज होगा तो मीथेन में बदलेगा। तो बायोगैस के माध्यम से हम मीथेन को कैप्चर कर सकते हैं और अपनी किचन में हम बायोगैस का यूज करेंगे तो एक तो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि एक फैमिली में हम देखते हैं
कि लगभग 1,000 रुपये के आसपास ही गैस लग जाती है। तो अगर हमारे यहाँ 5 करोड़ किसान हैं तो प्रति महीना हम 5,000 करोड़ रुपए बचा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें सरकार के साथ मिलकर बायोगैस को इंट्रोड्यूस करना चाहिए और प्रत्येक किसान परिवार में एक बायोगैस हो, तो उससे मीथेन कैप्चर कर लेंगे, तो हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए लाभदायक होगा ये। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जो प्राकृतिक खेती हमारे किसान कर रहे हैं वो कृषि अवशेष नहीं जला रहे हैं, और जो ये अपना बायो फर्टिलाइजर है, गोबर की खाद है, उसका प्रयोग करते हैं, और अंततोगत्वा वो यूरिया की खपत कम करते हैं। तो जो यूरिया के द्वारा हमारे किसानों की सब्सिडी सरकार देती है, उसको अगर हम किसानों को डायरेक्ट देंगे तो उन्हें प्रोत्साहन भी मिलेगा, और हमारी जो जहरीली गैसें निकलनी हैं वो भी कम होंगी। हमारी क्लाइमेट चेंज जो तेजी से हो रही है उस पर भी असर होगा। तो 2 बातें मैंने कहा, बायोगैस को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, और हमें जो प्राकृतिक खेती हमारे किसान कर रहे हैं उनको हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। बिल्कुल, तो हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं। जी अविनाश जी, आपका रुख करते हैं। हम सभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं इस चीज़ का समर्थन करते हैं कि किसानों को इसमें भागीदारी निभानी चाहिए। सरकार भी इसमें प्राथमिक तौर पर किसानों को प्रोत्साहित कर रही है और अपने स्तर पर बहुत सारे प्रयास भी कर रही है। लेकिन उदाहरण जैसे आपने एविएशन सेक्टर का पहले दिया अपने वक्तव्य में, अगर हम तमाम संस्थाओं, बड़ी संस्थाओं का बात करें, या माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, बिल गेट फाउंडेशन की बात करें, एविएशन सेक्टर की बात करें, या किसी भी बड़ी संस्था की बात करें, इन संस्थाओं के पास एक CSR फंड होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड। उस फंड का इस्तेमाल करके भी क्या ये कंपनियां प्रदूषण को कम करने के लिए, या अगर हम उस डील को छोड़ दें कि उस डील के लिए हमें ये चीज़ नहीं करनी है, एक पर्सनल प्रॉफिट के लिए भी ये चीज़ काम करना है, तो वो तो सही है, लेकिन ये कंपनियां CSR के नाम पर भी तो पॉल्यूशन कम करने में अपना योगदान दे सकती हैं। दूसरा, जितना कार्बन क्रेडिट के लिए ये पे करेंगी, क्या आपको नहीं लगता एक पत्रकार के नज़रिए से कहीं उससे ज़्यादा ये प्रदूषण इन कंपनियों द्वारा किया जाता है? बिल्कुल सही बात। तो आपने 2 प्रश्न पूछे कि क्या CSR के तहत कंपनियां ये कार्बन क्रेडिट खरीद सकती हैं। दरअसल जो तरीका है CSR के तहत किसी को फंड करने का, वो होता है कि आप किसी NGO या ऐसा संगठन बनाएं और उसके माध्यम से आप उसको फंड ले सकते हैं। तो CSR के तहत कोई कंपनी किसी इंडिविजुअल को डायरेक्ट फंड नहीं कर पाती है, और अभी तक FPO को भी वो फंड कर पाएंगी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है मेरी जानकारी में। तो डायरेक्ट वो किसानों को फंड नहीं कर पाएंगी। तो एक बात है। हाँ, अगर कोई ऐसा संगठन बन जाए और वो डायरेक्ट कंपनी से CSR के तहत कुछ करा पाए, तो मैं इसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक के जो प्रावधान है उसके तहत नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये कि जैसे आपने कहा कि ये कुछ कंपनीज़ हैं वो क्या ज़्यादा उत्सर्जित नहीं करेंगे। दरअसल इसमें होता क्या है कि जो ट्रेडेबल कार्बन क्रेडिट की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि भारत को प्रदूषण मतलब जीरो उत्सर्जन का जो लक्ष्य है, मान लीजिए उसके लिए हमने एक लक्ष्य बनाया कि हमें 1 साल में 50 लाख टन कार्बन उत्सर्जित करना है, मान लीजिए एक उदाहरण। अब 50 लाख टन उत्सर्जित करना है, और हमारे यहाँ जो फैक्ट्रीज़ और ये सारे जो उत्सर्जक जितनी भी हमारी गतिविधियाँ हैं उसमें मान लीजिए कि 5 लाख लोग इन्वॉल्व हैं, फैक्ट्रीज़ और उन सारी चीज़ों को मिला के। तो इस हिसाब से 10-10 टन कार्बन सबके हिस्से की बात आ जाती है, जैसे आइडियली होता है दुनिया भर में। अब उसमें क्या होता है कि 10 टन आपको उत्सर्जित करने के लिए आपको आज़ादी मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। लेकिन बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं जिसमें उत्सर्जन ज़्यादा होता है, और कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिनमें उत्सर्जन उनके मुकाबले थोड़ा कम हो सकता है। तो ऐसा होता है कि जो छोटी कंपनीज़ हैं वो अपने जो कार्बन क्रेडिट है और कुछ और तकनीकी का इस्तेमाल करके उसको बचत करने की कोशिश करती हैं, और जो बड़ी कंपनी है जिनको ज़्यादा उत्सर्जन करने की ज़रूरत पड़ती है वो उन छोटी कंपनी से, ज़रूरी नहीं है कि किसानों से भी ले सकती हैं, और किसानों से तो बहुत ही आसान है क्योंकि वो FPO के माध्यम से रजिस्टर करा के और अपना, और उनकी निगरानी और भी आसान है। जैसा गवर्नमेंट का भी प्लान है कि उस सैटेलाइट के थ्रू एक बार अगर आप रजिस्टर करा लेते हैं तो सैटेलाइट के थ्रू मॉनिटर होता रहेगा कि आपके खेत पे कितने पौधे लगे हैं, कितने पेड़ लगे हैं, और आपने और जो आपका सॉइल जो हेल्थ चेकअप होता है, कार्ड इशू होता है, उसके माध्यम से पता लगता रहेगा कि आपने उसमें कितना सुधार किया, और उस हिसाब से आपको कार्बन क्रेडिट आपको प्रदान कर दिया जाएगा।
तो जो बड़ी कंपनीज हैं जिनको ज़्यादा उत्सर्जित करने की ज़रूरत पड़ेगी वो उनसे खरीद पाएंगे। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जब ज़्यादा उत्सर्जन करने की ज़रूरत पड़ेगी और ये ट्रेडेबल है और ये फ्री है, वो अपने हिसाब से, मतलब उसका कोई मार्केट रेट फिक्स नहीं होगा, ये अपने हिसाब से उनको बेच सकते हैं अपने तय किए हुए कीमत पे। अब जब बड़ी कंपनीज को लगने लगेगा कि ये उन्हें महंगा पड़ रहा है, इसकी बजाय कुछ ऐसी तकनीकी CCUS तकनीकी को अडॉप्ट कर लेने में उन्हें ज़्यादा फ़ायदा है, तो वो उस तकनीकी में इन्वेस्ट करेंगे और उससे तो कुल मिला के जो है ये उत्सर्जन को एक कर्व करने की कोशिश है दुनिया भर में, जो कि ये प्रूवन है। तीसरी चीज़ ये कि अभी EU के साथ हमारा ट्रेड वो FTA हमारा फाइनल हुआ। अब EU में जो है वो कार्बन उत्सर्जन को लेकर बड़े कड़े मानक हैं और भारत के पास एक ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि हमारे पास एक ऐसा कार्बन मार्केट हो जिसके तहत हम ये इसका आकलन कर सकें कि हम कितना उत्सर्जित कर रहे हैं और उसकी कितनी कीमत हो रही है, ताकि जब हम उनको निर्यात करें तो हम उन चीज़ों को का ध्यान रख सकें और हमारे निर्यातकों को मुश्किल ना हो, ज़्यादा समस्याएं ना हो। तो इस तरीके की चीज़ें हैं और दुनिया भर में जैसे एप्पल कंपनी है, डिज्नीलैंड जो ये है, इस तरीके की बहुत सारी कंपनीज हैं वो किसानों से और बाकी और लोगों से कार्बन क्रेडिट को खरीदती हैं। एक और उदाहरण दूंगा मैं, जब जैसे अभी बात हो रही थी कि भाई किसान ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे ज़मीन के नीचे जो भूजल स्तर है वो कम हो रहा है, तो कैसे करें, क्योंकि वो एक्चुअली भले वो सब्सिडाइज हो लेकिन वो कॉस्ट कहीं ना कहीं कोई ना कोई पे कर रहा है। बिल्कुल। तो ऐसा ही हुआ था और मैं फिर से एक बार ये एग्जांपल दूंगा यूएस का। यूएस में कैलिफोर्निया शहर में जब बड़े बड़े कॉन्डोज और बड़ी बड़ी इमारतें बनने लगी, वहाँ लोग रहने लगे, तो ये स्थिति वहाँ पे भी आई थी पानी की कमी की। जी। लेकिन जब वो क्रेडिट किसानों को दे दिया गया तो उनको खेती करने से ज़्यादा फायदेमंद वो अपना पानी बचा के और उस पानी का क्रेडिट उन कॉन्डोज और वो जो स्काई स्क्रैपर्स थे, सोसाइटीज़ थी, उनको बेचना ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ। तो वो उनको बेचने लगे। फिर धीरे धीरे जब उनको लगने लगा, खरीदारों को लगने लगा कि ये महंगी प्रक्रिया है या हमारे लिए महंगा हो रहा है, तो उन्होंने कुछ और सोर्सेज अपनाने शुरू किए। तो इससे एक चेक एंड बैलेंस होता है और दूसरी चीज़ ये कि इसमें कोई ठगा नहीं महसूस करता। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि मैं कार चलाता हूँ, मैं कार्बन उत्सर्जित कर रहा हूँ, लेकिन कोई एक, लेकिन अविनाश जी अगर इसको शॉर्ट तरीके से समझें तो जितना आपने उदाहरण दिए, उदाहरणों से मैं समझ पा रहा हूँ कि इस कार्बन क्रेडिट की तरह एक नया मार्केट हम डेवलप कर पाएंगे, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, और एक नया उत्पाद हम किसानों को दे पा रहे हैं जिसके जरिए किसानों को उत्साहित यहाँ पर प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। कुछ और पहलुओं को हम आप लोगों से समझेंगे, लेकिन यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम सच के साथ। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे DD किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं सच के साथ। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर महराज जी, आपका रुख करते हैं। मेरा आपसे 2 सवाल है। पहला सवाल एक किसान के नाते कि अगर मैं मान लीजिए मैं किसान हूं तो मैं कैसे जानकारी एकत्रित करूं कि मैं अपना कार्बन क्रेडिट कहां बेच सकता हूं, उसका प्रोसेस क्या है, और
मुझे उसके बदले पैसे कितने मिलेंगे, क्या आने वाले समय में वो जो मूल्य निर्धारित किए गए हैं उसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। दूसरा, आपने जिक्र किया कि अभी तक हमारे पास 2 प्रमाणित कंपनियां हैं जो उसका वेरिफिकेशन करेंगी, उसके बाद अप्रूवल वगैरह देके उसका पैसा निर्धारित किया जाएगा। आने वाले समय में क्या इन कंपनियों में बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी, और क्या ये अभी 2 कंपनियां जितना भी कार्बन क्रेडिट हमारे देश में निकलेगा या किसान भाई अर्जित कर पाएंगे उसको संभालने में सक्षम है? आपके पहले सवाल का जवाब तो ये है कि जो किसान भाई जो है इसकी एक प्रोसेस है। जैसे कि अब मैं सिंपली बता देता हूँ कि अभी आपको कार्बन क्रेडिट चाहिए, तुरंत चाहिए, तो आप जो है ग्रो इंडिगो है, नेचर फार्म है, वराह है, और फिर 1-2 और है जो मैं जिनके नाम अभी भूल रहा हूँ। तो इनसे आप अप्रोच कर सकते हैं। पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, और पंजाब सरकार भी खुद काम कर रही है इसके अंदर जी। जो पाराली को नई जलाने के इसलिए जो प्रक्रिया है उसको गाड़ने की ज़मीन में, वो एक प्रक्रिया के इसमें देते हैं। कुछ लोग जो है सो कॉटन कल्टिवेशन में देते हैं, कुछ लोग जो एग्रोफॉरेस्ट्री कल्टिवेशन में देखते हैं, जैसे वराह बायोचार में देता है। तो यहाँ इमीडिएट आप अप्रोच करके ये कर सकते हैं। लोग फार्मर को इकट्ठा भी करते हैं, क्लस्टर भी बनाते हैं, कार्बन रजिस्ट्री भी करते हैं। तो इसमें 3 प्रोसेस है, फार्मर इकट्ठा होना, कार्बन रजिस्ट्री करना, फिर इसका EMRA भी करना, मतलब मॉनिटरिंग, रिव्यू एंड वेरिफिकेशन। ये 3 प्रक्रिया के बगैर आपको कार्बन क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। तो ये एक सिंपल प्रोसीजर है। अब रही बात वेरा और ग्रो इंडिगो की, जो 2 कंपनियां हैं, इससे ज़्यादा कंपनियां भारत में आने वाले वक्त में आएगी, उसमें गवर्नमेंट भी आ सकती है। तो इस तरह से इसमें बहुत लोग काम कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ ADB भी काम करती है, GIZ भी काम करती है, बाद में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट डेवलपमेंट IIED भी काम करती है, नाबार्ड भी खुद अपना काम करता है। सारे लोग इकट्ठा होकर कुछ ज़्यादा मतलब मेहनत करके कुछ सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे किसान भाई को आसानी से एक एक्सेस मिल जाए कि हम यहाँ जाते हैं और यहाँ जाने के बाद हमको ज़्यादा ईजी मिलेगा, और गवर्नमेंट एक अपना स्टैम्प देगी कि गवर्नमेंट जो है कार्बन क्रेडिट इनको दी है या कार्बन क्रेडिट इनसे खरीदी है। जब गवर्नमेंट से कोई चीज़ सर्टिफाई होती है, भले ही वो कम कीमत में मिले, लेकिन उसकी जो क्रेडिट होती है या उसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो गवर्नमेंट ने इसको किया, मतलब ये सारा का सारा फैक्चुअल है, ट्रू टू द फैक्ट है। ये 2 चीज़ें तो आने वाले समय में कंपनियां बढ़ सकती है। मैं एक रिक्वेस्ट आपके माध्यम से किसान भाइयों से करना चाहता हूं कि भारत मंडपम में 20 फरवरी को आसपास AI के साथ एग्रीकल्चर में एक समिट होने वाला है, जिसमें प्रगतिशील किसान हैं, जो किसान दिल से खेती करते हैं, जो किसान अपनी खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं, वो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ डिफरेंट ऐप्स के थ्रू आप किस तरह से आपकी खेती कर सकते हैं, ड्रोन के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से, नई तकनीक से, सारी चीज़ें, और मंडी के भाव कहाँ बेच सकते हैं, प्रोक्योरमेंट, सेल, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल देयर। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप आने की कोशिश कीजिए और ज्वाइन कीजिए। जी, बहुत महत्वपूर्ण आपका सुझाव यहाँ पर है। विमलेंद्र जी, आपका रुख करते हैं। हमें पता है कि कार्बन क्रेडिट से हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं, आर्थिक आमदनी हम ले सकते हैं, लेकिन एक पर्यावरणविद के नाते अगर देखें जाए, हम कहाँ फेल हो पा रहे हैं, कहाँ हम अपने आप को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। हमें पता है कि चलते हुए पंखे में अगर उंगली हम देंगे तो हमारी उंगली कट जाएगी। ठीक उसी प्रकार हमें पता है कि हम अगर ऐसी तमाम प्रैक्टिसेस को छोड़ दें तो प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, सरकार भी अपने तरीके से बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आम जनमानस की भी भागीदारी होनी चाहिए प्रदूषण को कम करने के लिए? कौन से प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहिए हमें, और कहाँ हम फेल हो पा रहे हैं अपने आप को कि हम प्रदूषण को कम करने के लिए अपना एक योगदान दे सकें? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इसमें विकल्प ये भी है कि अगर प्रदूषण कम नहीं करते, कई बार हमें पिक्चरों में या कई तरह के सिनेमास में देखने को मिलता है, जो स्थितियां देखने को मिलती हैं, क्या वो वाकई स्थितियां देखने को मिलेंगी? देखिए, जो आपने उदाहरण दिया कि पंखे में हाथ कट जाना, तो अगर आपका पंखे तक आपकी हाथ पहुंचती है आपके बिस्तर से, तो आपको सबसे पहले पंखे को वहां से हटाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सिर्फ आप उंगली के लिए आप कॉम्पनसेशन मांग लेंगे और पंखा अभी भी चलेगा तो फिर आपका नहीं, किसी और का उंगली कटेगा। एट द एंड ऑफ द डे एनवायरनमेंट का जो सोल्यूशन है लॉन्ग टर्म, या फिर जलवायु परिवर्तन का जो सोल्यूशन है, वो सिम्टम को सिर्फ देखना नहीं बल्कि सोर्स को देखना, और रिडक्शन जो है सबसे बड़ा आयाम है। इस पे ये नहीं कि भौतिकी रूप से एक्सचेंज कितना हुआ और किसको कितना पैसा मिला। एट द एंड ऑफ द डे अगर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनको पोल्यूशन का लाइसेंस क्रेडिट के तहत नहीं मिल सकता है और नहीं मिलना चाहिए। वो आयाम या ये परिचर्चा हमारी नहीं होनी चाहिए कि प्रदूषण करते रहिए, भले ही जाकर एक्सचेंज में आप पैसे दे करके आप उसको आप नदियों को प्रदूषित करते रहिए और उसके बदले आप क्रेडिट खरीद लीजिए किसी किसान से या किसी छोटे इंडस्ट्री से, क्योंकि फिर वो एंटीथेसिस हो जाएगा ये सारा का सारा, कि अगर प्रदूषण है, जब तक हम प्रदूषण को कम ना करेंगे, जब तक हम सोर्स ऑफ पोल्यूशन में नहीं जाएंगे, तब तक हम असल में अगर आप देखें तो हमारे तंत्र का मेन
मेन लक्ष्य क्या है कि ओवरऑल कार्बन एमिशन को कम करना, 1.5 डिग्रीज को रिड्यूस करना, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, और इससे रिलेटेड जो इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे है या हमारे लाइफस्टाइल पे है या जीवन लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे है उसको कम करना। तो प्रदूषण का जवाब जो है प्रदूषण कम है, ना कि प्रदूषण यहाँ के बदले वहाँ। बिल्कुल, ये बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ दूसरा सवाल जो है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इसका इम्पैक्ट अब जो है ये दूरगामी नहीं है, ये इसका आध्यात्मिक नहीं है, इसका इम्पैक्ट आपके दिल्ली शहर में है, आपके हर गांव में है। अगर आप अपनी नदियां देखें तो नदियों में अगर प्रदूषण बढ़ रहा है, जलस्तर अगर कम हो रहा है, अगर दिल्ली का AQI एयर क्वालिटी जो वायु प्रदूषण के बारे में बात करते हैं, तो ये इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक तार्किक एक रिसर्च का सब्जेक्ट है, वो हमारे और आपके फेफड़े जो हैं इसके गवाह बन चुके हैं। और इसलिए हमें इसका ये नहीं कि 10 साल बाद का इम्पैक्ट होगा, उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी हो चुका है। और इसको रिड्यूस करना, एक त्वरित रूप से रिड्यूस करना, ना कि आर्थिक रूप से, बल्कि जैसा मैंने पहले कहा, मैं फिर से कहूंगा कि प्रदूषण का जवाब जो है वाणिज्य नहीं है, कम प्रदूषण ही सिर्फ उसका इलाज है, ना कि यहाँ के बदले वहाँ प्रदूषण। जी त्यागी जी, आपका रुख करते हैं। जी सर। किसानों की अगर हम बात करें, कई तरीकों को बताया गया कि इस तरीके से हम कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं। अगर हम फसलों के चुनाव की बात करें, क्या इंटरक्रॉपिंग भी एक समाधान है? और हम जो हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं या जो ICR हैं या जो कृषि के क्षेत्र में तमाम रिसर्चें हो रही हैं, हमें ऐसे तमाम वैरायटीज़ लेकर आने की आवश्यकता है कि जिसके ज़रिए कार्बन एमिशन को कम किया जाए। इसमें भी काम किया जा सकता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। और कार्बन का जो क्रेडिट है, जो क्लाइमेट चेंज के लिए 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, एक तो मिटिगेशन, एक अडॉप्शन। मिटिगेशन में क्या होता है कि हम कार्बन उत्सर्जन कम कैसे करें। तो मैं देखता हूँ कि जो ऊर्जा का हमारा क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा वो कार्बन उत्सर्जन में जिम्मेदार है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे देश में जो NTPC बिजली बनाती है जो कोयले से बनती है, 85% बिजली हमारे यहाँ कोयले से बनती है। और जब हम कोयला जलाते हैं तो हमें बिजली प्राप्त होती है। तो जो ऊर्जा के दूसरे स्रोत हैं अपारंपरिक, हमें उन पर ध्यान देना होगा। जैसे मैंने बताया, बायोगैस है, सोलर है, पवन ऊर्जा है। दूसरा सवाल आपने कहा कि क्या हम मिक्स क्रॉप, इंटरक्रॉपिंग में काम कर सकते हैं। अगर आप किसानों के बीच जाएंगे, जैसे महफिल चलाते हैं, किसान बीच में रहते हैं, तो ज़्यादातर हमारे किसानों की सिंचाई व्यवस्था है वो नलकूप पर आधारित है। और अभी हम देख रहे हैं कि ज़्यादा पानी के यूज से हमारी फसलें प्रभावित हो रही हैं और जो हमारा एनर्जी है वो भी ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो अगर हम मिक्स क्रॉप करेंगे, जैसे अभी सरकार भी ध्यान दे रही है कि गन्ने के साथ हम चना करते हैं, दलहनी फसल करते हैं, तो दलहनी फसलों से हमें नाइट्रोजन मिलती है और हमारी यूरिया खपत कम होती है और पानी का हमारा उपयोग भी कम होता है, क्योंकि पानी निकालने में हमें बिजली की जरूरत पड़ती है। दूसरी बात, जो क्रॉप रोटेशन है, जैसे पश्चिमी में गन्ना हम देखते हैं, तो गन्ने के को थोड़ा छोड़कर तिलहन और दलहन और हम ज़्यादा जाते हैं, तो हमारी पानी की खपत भी कम होती है, उससे हमें ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। एक मैं और बात कहूँगा कि IPM और INM, ये 2 हमारे टर्म्स हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। बिल्कुल, सरकार भी ध्यान दे रही है इस पर कि हम प्रत्येक किसान अपनी मिट्टी की जांच कराए और मिट्टी की जांच के अनुसार जो फसल का चुनाव किया है उसके अनुसार ही फर्टिलाइजर का प्रयोग करें, तो हमारा जो इंडस्ट्री पर लोड कम हो जाएगा। क्योंकि हम बहुत सारा यूरिया, DAP पर सरकार सब्सिडी दे रही है, उसकी हम कैसे खपत कम करेंगे, तो हम देखेंगे कि हम जो कार्बन उत्सर्जन है उसे कम कर सकते हैं। एक जो जिक्र आया कि पंजाब का कैंसर ट्रेन चलती है, ये एक बहुत हमारे यहाँ दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ जो IPM है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि कीटों के नियंत्रण के लिए सबसे बड़ा जो तरीका है वो प्राकृतिक है। बिल्कुल, जैसे हमने एक प्रयोग किए किसानों के साथ भी और हम लगाते भी हैं। गन्ने में एक रोग आता है कंसुए का, उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है ट्राइकोगामा कार्ड। उसमें क्या होता है कि जो कंसुए के अंडे हैं उनको खाने के लिए ट्राइकोगामा कार्ड ततैया होता है और हमारी लैब में वो बनते हैं। हमारी जो यूनिवर्सिटी वहाँ बनाती है और किसानों को हम देते हैं। तो हर 15 दिन में उसको लगाते हैं, जो उससे ततैया निकलता है तो कंसुए के वो अंडे खा जाता है। और जो उसकी 4 पीढ़ी आती हैं, तो पहले उसकी तितली, अंडा, ये प्यूपा, तो वो हर 15 दिन में लगाते हैं तो उसका नियंत्रण हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि हम जहरीले कीटनाशकों के प्रयोग से बच जाते हैं। और जो जहरीले कीटनाशक हमारे खेत में जाएंगे, पानी में जाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट हमारी सेहत पर, मिट्टी, पानी और हवा सब पर पड़ेगा, जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं। यानी ये भी विकल्प हमारे पास हैं और बेहतर तरीके से हम आगे बढ़ने के लिए। अविनाश जी, बिल्कुल आपकी तरफ मैं रुक करूंगा और समय समाप्ति की ओर इशारा कर रहा है, तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा थोड़ा संक्षिप्त में रखिएगा। अगर जैसे हमने शुरुआत में एक लक्ष्य रखा 2070 तक हमें 0% कार्बन एमिशन करना है, हम सभी के लिए एक ऐसी तस्वीर खींचिए कि मान लीजिए हम 2070 में पहुंच गए हैं, कार्बन एमिशन 0 हो चुका है, और कितना सुखद वो पल होगा।
जी बिल्कुल। अगर हम कार्बन उत्सर्जन को सीमित कर लेते हैं या फिर तय सीमा के से कम अगर हम उत्सर्जित करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा, जैसा कि हमारे और बड़े बुजुर्ग बताया करते थे और जो हमारे से वरिष्ठ लोग हैं वो उन्होंने अनुभव भी किया है कि जैसे मौसम परिवर्तन है तो मौसम धीरे धीरे परिवर्तित होता था। जैसे गर्मी के बाद हाफ स्वेटर पहनते थे, हाफ स्वेटर के बाद फुल स्वेटर पहनते थे, जैकेट पहनते थे, वो चरणबद्ध तरीके से होता था और उसी तरीके से उतरने का भी जो क्रम था वो वैसे ही होता था। सारे जो ऋतुएं होती थी, सारे मौसम हुआ करते थे, सारे जो फल फूल और हमारे सब्जियां, अनाज, सारी चीज़ें हुआ करती थी जो अब विलुप्त हो गई हैं या फिर हम उन्हें मॉडिफाइड तरीके से हम उनका उत्पादन कर पा रहे हैं। वो चीज़ें मुझे लगता है कि हम नेचुरल तरीके से और कर पाएंगे और एक बड़ा ही सुखद मनोरम वातावरण होगा, हम ऐसी अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं। यानी प्राकृतिक तौर पर और जल, जंगल और जो हमारी सब्जियां होती थी उसमें जो प्राकृतिक मिठास होती है वो वापस लौट आएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम ज़्यादा स्वस्थ होंगे और हमारा कार्यबल भी, हमारा मानसिक, हमारी सारी चीज़ें जो होंगी वो अच्छी होंगी, बेहतर होंगी, ऐसे हम उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल। और सबके समावेश से हम यही उम्मीद करेंगे कि ये जो लक्ष्य रखा है इसको हम 2070 से न जाके बल्कि उससे पहले हासिल करने में कहीं ना कहीं कामयाब हो और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको एक बेहतर युग की तरफ हम उनको समर्पित करें। आप सभी मेहमानों का इसके साथ ही बहुत शुक्रिया। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से कार्बन उत्सर्जन को लेकर जो महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की उसके लिए आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे किसान भाई इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और एक बेहतरी की तरफ अपना जो विकास का एक कदम है ये बढ़ाएं। आप दोनों सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। इसके साथ ही आज के सच के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि कार्बन क्रेडिट योजना में किसान भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके आप इस बारे में जानकारी भी ले सकते हैं और एक बेहतर भारत की तरफ, एक बेहतर कृषि की तरफ अपना एक कदम जरूर बढ़ाइए। एक बेहतर भारत की परिकल्पना में अपना एक कदम जरूर बढ़ाइए और एक बेहतर भविष्य हम जरूर सब मिलकर देख पाएंगे। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी नए विषय, नए मेहमान, नई जानकारियों के साथ। हमें दीजिए आप इजाजत, बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार।